विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी वो भी एक प्राइम फैक्टर इस वक्त बने हुए हैं और वो भी आज सीमांचल के एरिया में हैं और नोएडा से मेरे सहयोगी ऋषिकेश बने हुए हैं। ऋषिकेश, ओवैसी की राजनीति थोड़ा बताइए भाई। पिछली बार तो 5 सीटें लेकर आरजेडी को बड़ा झटका उन्होंने दिया था, इस बार क्या दिख रहा है? पूजा, देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए दो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और पूरे बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। असदुद्दीन ओवैसी का जो मारक क्षमता है, जो उनका इंटेंसिटी है लोगों के बीच में, अब भी सीमांचल की 4 सीटों में से 2 या 3 ऐसी सीटें हैं जहां अभी भी इस बार भी उन्हें 50,000 से ज़्यादा वोट आएंगे। वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का उधर के इलाकों में जनाधार है, खास करके आमौर, बहादुरगंज और जो वायसी है, जो 3 सीट है और जो 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी असदुद्दीन ओवैसी ने, इस बार भी उनका वोट परसेंट जरूर कमेगा। सीट में तब्दील हो पाएगा नहीं, लेकिन उनके एक विधानसभा में तकरीबन इन जगहों पर 40 से 50,000 वोट अब भी है। ये जो वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट है, वो कितना नुकसान पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर वो असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो जाता है इंडिया गठबंधन से, तो फिर उन इलाकों में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती। जो सीमांचल की 24 सीटें हैं, जहाँ पे पिछली बार 17 सीटें एंटी इंडिया गठबंधन गया था, इस बार वो समीकरण दूसरा होता, 17 बनाम 8 होता, 17 इंडिया गठबंधन के पास होता और बाकी की जो सीटें हैं 8 सीटें वो एनडीए को जाता। अगर असदुद्दीन ओवैसी का जो समीकरण होता वो तब पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जैसे एलजेपी पिछली बार एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पूजा। 5.5% वोट आया था भले ही एलजेपी को, लेकिन एक सीट ही उन्हें जीती कामयाबी मिली थी। वो भी कहा जा रहा था कि उनका जो पर्सनल कैंडिडेट है उनकी जीती, 300 या 400 वोट से वो जीते थे। लेकिन उसका असर ये हुआ कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो तकरीबन 5% गिरा और जेडीयू को महज 2% गिरा है। तो बीजेपी को सीटें में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके जनता दल यूनाइटेड को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार प्रशांत किशोर भी कमोबेश उसी स्थिति में है और इसका असर यह है पूजा की, देखिए, जब सीटों की बात हो रही है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में, तो तब तक ये पार्टियां अपना कैंडिडेट जारी नहीं करेंगी जब तक प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान नहीं कर देंगे, अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर देंगे, जो कैंडिडेट है उम्मीदवारों का चयन का वो ऐलान नहीं कर देंगे। ये दोनों में पहला जो साइड इफेक्ट है इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए है पूजा। बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक बात और है कि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही अपने सीटों की संख्या पर बात करेंगे। एनडीए के भीतर चाहे वो एलजेपी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। उसमें जेडीयू का कोई रोल नहीं है। 115 सीटों पर पिछली बार विधानसभा जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा था। इस बार वो कह रहा है कि अलायंस की वजह पे कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन वो अन्य अलायंस से बात नहीं करेगी। वो सिर्फ बीजेपी के साथ बात करेगी और अपनी सीटों को लेकर ही बात करेगी। अलायंस के बाकी पार्टनर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता दल यूनाइटेड सीटों को लेकर अपनी बातचीत तो जरूर शुरू कर दी है कि कौन कौन सी सीटों पर उन्हें लड़ना है, और उसको लेकर जो कहा जा रहा है कि जब तक प्रशांत किशोर, चूंकि अब भी जेडीयू को लगता है कि प्रशांत किशोर सबके लिए सबसे आसान टारगेट जो है वो नीतीश कुमार की छवि है और उनके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वो डैमेज पहुंचाएंगे। और इसीलिए जो 8 तारीख को, अगर 7 तारीख को चुनाव आयोग को लेकर एक बैठक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और संभवतः 7 की शाम में या 8 को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा पूजा। तो प्रशांत किशोर का इफेक्ट इतना है कि जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपने कैंडिडेट का ऐलान तभी करेगी जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके होंगे, अपने पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके होंगे। तो सीटों की संख्या को लेकर और दावेदारी को लेकर भी एनडीए के बीच में उतना आसान नहीं है। चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेगी, इसको लेकर अभी भी पेच है। और मेरी जानकारी के मुताबिक कल धर्मेंद्र प्रधान जब दिल्ली आएंगे तो औपचारिक तौर पर एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी से सीटों की संख्या पर बातचीत शुरू होगी, जो जानकारी हमें मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है कि अगले 3-4 दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। तो ये पीके का इफेक्ट है। मुद्दों के आधार पर भी पूजा, सीमांचल में जो मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं, पलायन का, उद्योग का, वहाँ के गुड गवर्नेंस का,
वही कमोवेश मुद्दा पूरे बिहार में भ्रष्टाचार और पलायन, दो ऐसा मुद्दा प्रशांत किशोर की पार्टी ने उठाया है पूजा, जो विपक्ष की धार को कमजोर कर दिया हाल के दिनों में। आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में सिर्फ चर्चा प्रशांत किशोर के पोल खोल की हो रही है, उनके पलायन की बात को लेकर हो रही है उन इलाकों में, और उद्योग को लेकर बात हो रही है। तो जो विपक्ष का मुद्दा था 2020 के चुनाव में, जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई जैसे अहम मुद्दों पर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे और 110 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल हो गई थी महागठबंधन को। ये तो उनके लोगों के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर मुकेश सहनी को वो आखिरी वक्त में मैनेज कर लिए थे तो शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो ये इफेक्ट है। प्रशांत किशोर ने सबसे ज़्यादा मुद्दों के आधार पर विपक्ष को डैमेज किया है। विपक्ष की जितना, चाहे वो SIR का मुद्दा हो, चाहे वो वहाँ कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो नीचे स्तर का भ्रष्टाचार का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर प्रशांत किशोर का मुद्दा भारी पड़ा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से वो 5-6 नेताओं पर पोल खोल लगा रहे हैं और जो उद्योग और पलायन की बात कर रहे हैं, खास करके उन जिलों में। और पूजा, आपको हैरानी होगी कि जिस चंपारण को बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा था, उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, ये वो उत्तर बिहार के इलाके, जिले हैं पूजा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ से ट्रेनों में भरकर लोग साउथ इंडिया की ओर जाते हैं, महाराष्ट्र की ओर जाते हैं, दिल्ली की ओर आते हैं, और पलायन और उद्योग उधर का सबसे बड़ा मुद्दा है। और उन्हीं इलाकों में प्रशांत किशोर का ज़्यादा दौरा हुआ है और ज़्यादा वो आक्रामक तरीके से अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ इलाका रहा था। 21 सीटें हैं बेतिया और मोतिहारी में, उसमें पूजा 17 सीटें बीजेपी के पास थी पिछली बार, 4 महागठबंधन के पास थी। दरभंगा में 10 सीटें, उसमें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी NDA के पास थी। मधुबनी में 10 सीटें, उसमें 8 सीटें इनके, यानी कि 90% जो सीटें हैं वो NDA गठबंधन के पास थी। उन्हीं इलाकों में प्रशांत किशोर का जोर है। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, जो और नीचे स्तर कानून व्यवस्था का मामला है, उस पर प्रशांत किशोर ने इंडिया या विपक्ष के जो आक्रामक मुद्दे थे, कैंपेन था, उसकी धार को कुंद कर दिया है। और बिहार में आप किसी से बात कर लीजिए पूजा, लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर को उठाए गए मुद्दे ही वहाँ विपक्ष के मुद्दे हैं और उसी पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट है। जो साइड इफेक्ट LJP का था पिछली बार NDA के लिए, वो इस बार प्रशांत किशोर दोनों, इंडिया और NDA दोनों के लिए एक नासूर बन चुके हैं, अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं। किनका वो वोट काटेंगे, किनको वो फायदा पहुंचा रहे हैं, किनको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जब चुनाव की तारीखें ऐलान होने का है, लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं और उसका असर है कि उम्मीदवारों के चयन में, सीटों की संख्या में, उसका असर है कि लोग काफ़ी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, NDA भी और इंडिया भी। पूजा।